मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले अखिलेश यादव को धोखा दिया तो अब राजस्थान में कांग्रेस ने सहयोगी दल आरएलडी को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि जयंत चौधरी कांग्रेस से जितनी सीट की मांग कर रहे थे उतनी सीट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली और अब इसी के बाद जयंत चौधरी भी नाराज चल रहे हैं। दरअसल राजस्थान में आरएलडी ने कांग्रेस से 5 सीट्स की डिमांड की थी, लेकिन 5 की जगह कांग्रेस की ओर से आरएलडी को सिर्फ 1 सीट ही दी गई है और जानकारी है कि 1 सीट मिलने पर कांग्रेस से अब जयंत चौधरी नाराज हो गए हैं। हालांकि अभी तक आरएलडी और कांग्रेस में गठबंधन पर तस्वीर साफ नहीं हुई, यानी जयंत चौधरी गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं ये क्लियर नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब आरएलडी 2 सीट्स पर चुनाव लड़ी थी तो फिर कांग्रेस इस बार आरएलडी को मनचाहे सीट्स क्यों नहीं दे रही, इसी पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। और आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि विस्तार से किस तरीके से सियासी गहमागहमी बनी हुई है। क्या कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी को भी धोखा दिया? क्या राजस्थान में जयंत की मांग पूरी नहीं हुई? क्या अब अखिलेश यादव की राह चलेंगे जयंत चौधरी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ इंडी गठबंधन के पास है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश से किए वादे से मुकर गई, तो अब राजस्थान में आरएलडी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है, जिससे जयंत चौधरी नाराज हैं। दावा है कि 5 सीट पर आरएलडी से सहमति बनी थी। 5 की जगह कांग्रेस ने आरएलडी को सिर्फ 1 सीट दी। 1 सीट मिलने पर कांग्रेस से जयंत नाराज हैं। राजस्थान में पिछली बार 2 सीट पर लड़ी थी आरएलडी, यानी अखिलेश को धोखा मिलने के बाद भी जो आरएलडी अब तक कांग्रेस का साथ दे रही थी वो अब उसी कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि राजस्थान में उसकी मुराद पूरी नहीं हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही आईएनडीआई गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हुए और अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी इस गठबंधन से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव में 1 ही सीट पर आरएलडी को समेट दिया है। इसके पहले आरएलडी भरतपुर और मालपुर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आरएलडी के खाते में केवल 1 सीट दी गई है और 179 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं और मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस को धोखेबाज की उपाधि दे रहे हैं। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? वंशज जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। बेशक इंडी गठबंधन के सहयोगी एक साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मौका मिला उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ ही खेल कर दिया, जिसके भुक्तभोगी अब अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी हैं। कि देश के लोग जानते हैं कि ये स्वार्थ का जो घमंडिया गठबंधन बना है, जो गांठ वाला बंधन बना है, वो बेमेल का गठबंधन है भाई। ये देश की जनता जानती है। और नेचर और सिग्नेचर कहां चेंज होता है? इनके तो नेचर में है एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करना, एक दूसरे को धोखा देना। और बुजुर्गों ने ऐसे थोड़े ना कहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जाना सकल जहां। पूरे देश के लोग इनके कुकर्मों को जानते हैं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर अपने विस्तार की ओर काम कर रहा है और हर राजनीतिक दल को ये हक है कि वो अपने विस्तार के लिए काम करे। राष्ट्रीय लोकदल कोशिश कर रहा है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उसकी भागीदारी हो। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार पुनः वहां पे रिपीट हो। तो क्या अब कांग्रेस से बदला लेने के लिए अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक साथ आने वाली है या फिर 24 में भी धोखे का इंतजार रहेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में अपनों की दाल नहीं गली तो लोकसभा चुनाव में एकजुट रहना कैसे संभव हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के रण में हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही संदेश राम मंदिर से लेकर सनातन विरोधियों को दिया है। और इस दौरान सीएम योगी ने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी बहन बेटियों को जिहाद के जाल में फंसाने वालों को संरक्षण दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन जिहादियों का तेल निकाला जा रहा है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी कैसे आक्रामक अंदाज में नजर आए। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ चुनावी राज्यों में हुंकार भर रहे हैं, राम मंदिर के विरोधियों को ललकार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने वाली सरकार है। यह सरकार यहां के नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। यूपी में भी जब तक भाजपा नहीं थी ऐसे होता था, वहां कावड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, वहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं। आज तो आप कभी गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच कावड़ यात्रा में जाएंगे, 4 करोड़ लोग भाग लेते हैं, उसमें 4 करोड़ लोग, और उनको हम डीजे भी बजाने की छूट देते हैं, शंख भी, घंटा भी, घड़ियाल भी बजाओ खूब, और हेलीकॉप्टर से उनकी पुष्प वर्षा भी कर देते हैं। वहां कोई रोक नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रचार करने उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को ललकारा और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन 2017 से पहले कांवड़ यात्रा तक पर रोक लग जाती थी। सरकार की नियत साफ होनी चाहिए। अपने आप ही नियंत्रण सब कुछ देता है। एक गरीब बेबस नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर लाचारी नहीं झलकनी चाहिए। एक गुंडा, एक माफिया, एक गरीब को जबरन उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी अपराधी को, किसी माफिया को, किसी बेटी और किसी बहन पर हाथ डालने की छूट नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई डालता है तो सरकार की सख्ती उतनी कठोरता पूर्वक सामने आनी चाहिए। योगी के निशाने पर राम मंदिर विरोधी के साथ लव जिहादियों को समर्थन देने वाले भी थे। भाषण के दौरान सीएम योगी अचानक लव जिहाद पर भड़क गए और कहा कि कांग्रेस सरकार में लव जिहादियों को बढ़ावा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हीं लव जिहादियों का तेल निकाला जा रहा है। यहाँ की सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर मौन है, धर्मांतरण की गतिविधियों पर मौन है, उन्हें प्रश्रय देती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। ये सरकार नहीं, ये तो समस्या है। कांग्रेस अपने आप में एक समस्या बन चुकी है और इस समस्या से जितनी जल्दी आप मुक्ति पा सकेंगे भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है, कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। यानी सीएम योगी ने चुनावी राज्यों में हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर सनातन धर्म का अपमान करने वालों के साथ साथ लव जिहादियों को समर्थन देने वाले भी हैं। तो वहीं सीएम योगी ने राम मंदिर को भी चुनावी राज्यों में मुद्दा बना दिया है, जिसकी शुरुआत योगी ने की तो अंजाम तक पीएम मोदी और अमित शाह पहुंचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राहुल गांधी केदारनाथ के दौरे पर हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने इसे सियासी स्टंट करार दिया है। बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि जब इंडी गठबंधन के साथी सनातन का अपमान कर रहे थे तब राहुल गांधी चुप थे। लेकिन वहीं राहुल गांधी अब राम मंदिर और केदारनाथ को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी भी अब सनातन की सियासी राह पर लौट आए हैं।
हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले, सनातन विरोध पर चुप्पी साधने वाले राहुल गांधी एक बार फिर सनातन की राह पर हैं और निगाह उस वोट बैंक पर है जिसे साधने के लिए अब वो केदार की साधना कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी बाबा केदार के दर पर मत्था टेकने तो चले गए, लेकिन एक बार फिर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर हैं। केदारनाथ में अगले 3 दिन तक रुकेंगे। पूजा अर्चना के साथ सेवा कार्य भी करेंगे। पंडा पुरोहितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के केदार दौरे को सियासी यात्रा बता रही है और राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। पूरे देश का सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। इसलिए गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। नवरात्रि भी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब नवरात्रि के दिन कितने दिन का व्रत लेकर, कितने दिन का उपवास लेकर के गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने अपने घर में देवी का पूजन किया है? बता सकते हैं क्या? शायद भाजपा को मालूम ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाजपा को जानकारी, वो कहाँ के सनातनी आगे, उन्हें इस बात का मालूम नहीं। जिस राम मंदिर की आज बात करें, उसका ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। और राजीव जी ने जब 1989 में चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो अयोध्या से की थी। अब राम राज्य की कल्पना की थी। जो पंचायती राज आज है, जिसको भुनाने की बात कर रहे हैं, जिसका नाम बार बार लेते हैं, वो राजीव गांधी की देन है। कांग्रेस तो हमेशा सनातन रही है, सर्वधर्म संभाव की पार्टी रही है और आज भी रहेगी। सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी ने नया एंगल दे दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज पूरे देश का सनातनी हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को अब मंदिर मंदिर भटकना पड़ रहा है। यानी एक तरफ बीजेपी जहां अचानक सनातन के लिए कांग्रेस के प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं अब कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को भी तूल दिया जा रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि राम मंदिर पूरे देश का है, हर व्यक्ति का है, हमारा सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमें गर्व है कि राम मंदिर बना, पर राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या उनका मालिकाना हक उनका है? ये आम देश के हर व्यक्ति का मंदिर है। यानी केदार से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे पर कांग्रेस अब नए एजेंडे के साथ मैदान में नजर आ रही है, तो वहीं साधु संत भी कांग्रेस की इस रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ऐसे तुष्टीकरण के दलदल में धंस गई। यहाँ अयोध्या में कई बार प्रियंका वाड्रा आ चुकी हैं, कई बार राहुल गांधी आ चुके हैं, लेकिन रात तक राम मंदिर नहीं गए। क्यों भाई, राम मंदिर क्यों नहीं गए? जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति के लिए कोई भी कर सकता है, कोई भी जय श्री राम बोल सकता है। और जनता को किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, जनता को चाहिए राष्ट्रभक्त जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश का विकास कर सके। पूजा पाठ जो है होने का समय भी जो है बिल्कुल करीब आ गया है। अब लोग जो है श्रेय लेने की बात करते हैं कि किसका जो है श्रेय भाजपा को मिल रहा है। ऐसी बात तो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कहती है भाजपा को कि जो है भाजपा श्रेय लेना चाहती है। लोग पुरानी बातों को ना करें कि कौन किसने क्या किया है, पूरी दुनिया जानती है। तो हमारा तो यही मानना है कि अब मंदिर मस्जिद के लिए कोई राजनीति ना करे। तो क्या कांग्रेस को चुनाव से पहले आभास हो चुका है कि 24 का चुनाव सनातन के इर्द गिर्द रहने वाला है, या फिर 80-20 के गेम में कांग्रेस भी नंबर बढ़ाने की तैयारी में है? क्योंकि पहले सनातन के अपमान पर चुप्पी और अचानक केदार टू राम दरबार पर बयान हैरान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हिंदुस्तान में उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जश्न और उमंग की तैयारी हो रही है, जिसके लिए गुजरात में मंथन चल रहा है। और बीजेपी के साथ ही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी राम दरबार से 24 के द्वार खोलने की तैयारी में है। दरअसल गुजरात में बीजेपी और आरएसएस की 3 दिवसीय मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को घर घर तक पहुंचाने पर मंथन हो रहा है। इसके लिए बीजेपी और आरएसएस की तरफ से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। रामलला आए हैं नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश के साथ ही विदेशों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी अब हो गई है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सिया राम राम राम
सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुहूर्त निकल गया, तारीख तय हो गई। अब इंतजार राम लला के विराजमान होने का है, जब 500 साल की प्रतीक्षा खत्म होगी और शुरुआत राम राज्य की होगी। आरएसएस और बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना चुकी है और संदेश देश भर में पहुंचा रही है। कई तरह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, तो अभियान को धार देने के लिए मंथन भी हो रहा है, जिसमें साधु संतों से लेकर संघ के स्वयं सेवक जुड़ रहे हैं। गुजरात के भुज में 3 दिवसीय बैठक जारी है। मोहन भागवत समेत बीजेपी नेता इसमें शामिल हुए। यूपी के एबीवीपी वीएचपी नेता भी मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा को घर घर पहुंचाने पर मंथन हो रहा है। 2024 के लिए राममय माहौल की तैयारी है, यानी अब राम मंदिर को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम हिंदूवादी संगठन देश के माहौल को राममय बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति भी यह है कि राम मंदिर स्थापना से पहले तमाम चुनावी कार्यक्रम सेट किए जाएं और पूरे देश में रामलला का माहौल बनाया जाए, यानी कि देश का माहौल राममय बनाया जाए और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। यही वो वजह है कि गुजरात के भुज में 5 से 7 नवंबर तक एक बड़ी बैठक का आयोजन आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। राम मंदिर में पिछले 2.5 साल से अनवरत काम चल रहा है। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। मंदिर को भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। बाईस जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हिंदुस्तान में उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जश्न और उमंग की तैयारी हो रही है, जिसके लिए गुजरात में मंथन चल रहा है। विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं की एक ये महत्वपूर्ण आकांक्षा थी कि ये निर्माण हो, और वो मुझे लगता है जल्दी पूरा होने वाला। जहां तक रही चुनाव की बात, देखिए एक आम जनमानस में लगातार ये विषय भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा कि हम राम मंदिर चाहते हैं, राम मंदिर बनाना चाहते हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और मुझे लगता है जन आकांक्षाओं के सामने जो विषय रख के आप चुनाव में आते रहे वो पूरा होने जा रहा है। इससे एक भरपूर समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने ही वाला है। दरअसल जिस लड़ाई को जीतने में वर्षों लग गए, उस लड़ाई का श्रेय बीजेपी बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहती और 2024 के रण में इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है और संदेश दिया जा रहा है, हिंदू हो जाओ तैयार, खुल रहे हैं प्रभु श्री राम के द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात अब कर लेते हैं मायावती की। बेशक मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में है। और अब मायावती खुद विधानसभा के रण में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल यानी 6 नवंबर को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर जा रही हैं, जहां वो 2 जिलों में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। दरअसल मायावती की कोशिश बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी चुनौती देने की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से 170 सीट पर बीएसपी इस बार चुनाव लड़ रही है। 57 सीट पर बीएसपी का गोंडवाना पार्टी से गठबंधन है, तो वहीं कल मध्य प्रदेश में मायावती चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। और पिछले चुनाव में मिली 2 सीट के आंकड़े को बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि 2018 में 202 सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त हो गई थी। नहीं पसंद है मध्य प्रदेश के लोगों को, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं पसंद है। मध्य प्रदेश के लोगों को विकास पसंद है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पसंद है। लाडली लक्ष्मी योजना पसंद है, लाडली बहना योजना पसंद है और किसान सम्मान निधि पसंद है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, झूठी कांग्रेस नहीं, एक बार पुनः फिर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही मध्य प्रदेश की पुकार।
उन्होंने मध्य प्रदेश में गढ़वाना पार्टी से उन्होंने समझौता किया, आदिवासियों की पार्टी है, और ये जो है इसका अपना एक आधार रहा है। तो इस चुनाव में वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती हैं और भाजपा को भी संकेत देना चाहती हैं कि उसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं और जो दलित वोट है उनके साथ है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सबसे कम पारियों में 49 वनडे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने वनडे करियर का पहला शतक भी कोलकाता के ईडन गार्डन में ही जमाया था। कोहली ने अपने 35वें जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड शतक के साथ खुद को गिफ्ट किया। विराट ने अपना 49वां शतक आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के 37वें मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा है। कोहली ने 119 गेंदों पर यह सैकड़ा पूरा किया। विराट के वनडे में 49 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक है। इस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले वो दुनिया के पहले बैट्समैन हैं। और विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। इस विश्व कप में 500 का आंकड़ा छूने वाले विराट तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली को उनके जन्मदिन के मौके पर ढेरों बधाइयां भी मिल रही हैं और साथ ही 49 शतक के लिए भी बधाई मिल रही है। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आपने बहुत अच्छा खेला विराट, मुझे 49 साल की उम्र से 50 तक पहुंचने में 365 दिन लगे। जी हाँ, तो 49 के शतक को 50 तक करने में यानी एक और शतक करने में 365 दिन लग गए। मुझे उम्मीद है कि आप अगले कुछ दिनों में ही 49 से 50 तक पहुंच जाएंगे और मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। बधाई। तो वहीं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने भी तारीफ की है। प्राउड मोमेंट है ये कि विराट ने आज ग्रेट सचिन तेंदुलकर के स्कोर की बराबरी की है, उनके रिकॉर्ड की बराबरी की है। वो खिलाड़ी जिसको देखकर वो बड़े हुए, जो उनके आइडल थे, आज उन्होंने उस मुकाम को छुआ है, उनके रिकॉर्ड को बराबरी की है। तो बहुत बड़ा मोमेंट है एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ हिम कि उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। देखिए, विराट एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता, अपने 100 के लिए नहीं खेलता, वो टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करता है। तो अच्छी बात थी कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, 100 भले ही नहीं आ रहा था, और जब वो जानता है कि वो अच्छा खेल रहा है तो 100 तो कभी भी आ जाएगा। तो ये खुशी की बात थी कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा था भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए, और मैच जिता रहा था। और आज भगवान ने बहुत अच्छे दिन, उसके बर्थडे पर एक बहुत अच्छा उसने रिटर्न गिफ्ट दिया है पूरे देश को। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।